वेलकम टू एग्जाम विवेचना। तो जैसा कि आप सभी को विदित है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं एचपी टीजीटी आर्ट्स कमीशन के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज। अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग से सीरीज चली हुई है। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा ये रहेगा समाजशास्त्र या फिर सोशियोलॉजी पर आधारित। तो इस वीडियो से पहले भी हमने इसके बहुत से प्रश्नों को डिस्कस करा है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर अभी तक आपने वो विजिट नहीं करे है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, पहले के पार्ट्स को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप सीधे 300 से पढ़ना शुरू करोगे तो कॉन्सेप्ट जो पीछे के हैं वो आपसे छूट जाएंगे। हम टॉपिक वाइज हर एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पर बिना टॉपिक के नहीं देख रहे हैं। जब भी आपको लेक्चर लाया जाता है टॉपिक वाइज लाया जाता है, या फिर अगर आपके, हाँ, कई बार कुछ एक ऐसे भी एस्पिरेंट है जो कहते हैं कि 100 प्रश्नों की आप कंपाइलेशन क्यों ला रहे हो। 100 प्रश्नों की कंपाइलेशन इसलिए आपके साथ बीच में लाई जाती है कि आपको एक ही वीडियो में 100 या 100 से अधिक प्रश्न मिले और आप फास्ट रिवीजन कर सकें, इसलिए वो कंपाइलेशन आपके साथ लाई जाती है। ठीक है ना। तो इसका आपको लाभ ही है, नुकसान कुछ नहीं है, क्योंकि रिवीजन, कभी भी आप कुछ चीज को रिवाइज करते हो वो आपको अवश्य लाभ प्रदान करती है। तो इसको आधार में रखकर ही कंपाइलेशन आपके साथ लाई जाती है, जो 100 प्रश्नों की होती है। तो आगे भी लाते रहेंगे और इसी तरह बने रहें और देखते रहें, अपने नोट्स बनाते रहें। आज का जो लेक्चर रहेगा तो वो सोशियोलॉजी के अंतर्गत ही। देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट, मीनिंग, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट एंड रिसोर्सेज, एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इकोलॉजी, इकोसिस्टम एंड सोसाइटी, ये टॉपिक रहेगा। इसी के अंतर्गत आज हम प्रश्न देखेंगे, विस्तार से देखेंगे, जहां पर जितना उचित हो व्याख्या को आपके साथ साझा करेंगे। बाकी अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स के साथ नहीं जुड़े हैं तो उनके साथ भी जुड़ सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। उसके भी नोट्स रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो इसके लिए आपको नंबर डिस्प्ले पे विजिट हो रहा होगा, 76 517 294। संपूर्ण पैकेज आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, जिसमें क्या क्या होगा आपका, देखिए, फास्ट रिवीजन के लिए एक आपको 1000 प्लस क्वेश्चन की, 1000 नहीं, 1500 प्लस क्वेश्चन की आपको ई बुक मिल जाएगी। इसी के साथ साथ सोशियोलॉजी के 1000 प्लस क्वेश्चन होंगे। 800 या 1000 है, हाँ इतना ही होगा मेरे ख्याल से। 500 प्लस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन है। 1000 प्लस आपको बीएड पोर्शन के मिल जाएंगे। इसी तरह के धीरे धीरे आपको ना सारे के सारे प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। अगर आप नोट्स के रिगार्डिंग कोई क्वेरी चाहते हैं तो जो नंबर आपको विजिट हो रहा है इस पे आपने व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप के माध्यम से ही आपसे संपर्क हो पाएगा, अन्य कोई माध्यम नहीं है। ठीक है ना, व्हाट्सएप करिए, कोई भी क्वेरी हो लिख के छोड़िएगा। आपको उस समय आपको अगर ना मिले कोई आंसर तो आपको कुछ समय पश्चात आंसर जरूर मिलेगा, परंतु व्हाट्सएप करना है आपने। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना आपने। आपके रिस्पॉन्स काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं। ठीक है, तो खैर पहला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर। हाँ, जो आपको थोड़ा सा लगेगा कि आज के क्वेश्चन थोड़े से एनवायरनमेंट से संबंधित है, तो एनवायरनमेंट से इसलिए संबंधित है क्योंकि आज का टॉपिक ही है। क्या है टॉपिक? एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इकोलॉजी, इकोसिस्टम एंड सोसाइटी, कॉन्सेप्ट, मीनिंग, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है ना, इससे संबंधित रहेंगे। ध्यान से देखना है हर एक प्रश्न को, ऐसे नहीं करना, जल्दबाजी का काम मत करिएगा, आराम से देखिएगा। जो प्रश्न नहीं आता है अपनी कॉपी पे जरूर नोट करना है। नहीं आता है तो जो नहीं आता है कॉपी पे नोट करना है, जो आता है चाहे उसे स्किप कर दें। बीच में कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट है जो कह रहे हैं कि इन क्या ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। भाई साहब देखो, ये जो पूरा का पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको करवा रहा हूँ, फिर भी आपको संदेह है तो मुझे तो ये लगता है कि अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से जुड़कर आपको लाभ नहीं हो रहा, आपको लग रहा है कि क्या ये क्वेश्चन पेपर में आएंगे, संदेह अगर आपको लग रहा है, तो अभी आप स्किप वीडियो को देखना बंद कर दीजिए। आप कहीं और से तैयारी कर सकते हो, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि जब तक आपके और मेरे बीच में एक विश्वास की डोर नहीं बंधेगी ना, तब तक कोई कार्य नहीं होगा। मैं अपनी मर्जी से कोई प्रश्न नहीं डाल रहा हूँ। जो भी आपके जो ये है ना सिलेबस, उसी के अकॉर्डिंग है। देखो यहाँ पर भी मैं दिखा भी देता हूँ आपको। ये देखिए, ये हमारे कॉन्सेप्ट, मीनिंग, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट एंड रिसोर्सेज, इसके अंतर्गत है एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इकोलॉजी, इकोसिस्टम एंड सोसाइटी, ये देख रहे हैं हम। आज हम, जैसे हमने 11 तक के टॉपिक्स देख लिए थे, अब हम 12 13 इसके आगे के देखेंगे। धीरे धीरे जितने भी टॉपिक्स है ना ये कवर करवा दिए जाएंगे आपको। अपनी तरफ से दोस्तों मैं कुछ भी नहीं करवा रहा हूँ, जो टॉपिक्स है इसको आधार में रखकर ही क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इतना तो आपको भी समझना चाहिए कि मेरा क्या है, मेरा तो अपना बनाया हुआ कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें। इन द सेंस ऐसे सिलेबस में मैंने कुछ ऐड नहीं किया है। जो भी चीजें आपके सिलेबस में लगी है वही आपको करवा रहा हूँ, इतना आप सोच के
एक सकारात्मक सोच बनाकर कार्य करते रहें, संदेह की दृष्टि ना रखें। अगर आपके समक्ष कोई भ्रम उत्पन्न कर रहा है तब तो मान भी ली चीज, अगर भ्रम उत्पन्न नहीं कर रहा तो आपको संदेह तो रहना ही नहीं चाहिए। ठीक है। खैर, इसी पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ेंगे और मेहनत करते जाएंगे। जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक फल अच्छा तो मिलेगा ही नहीं। ठीक है। बातें बहुत अधिक हो गई। चलिए, ज्यादा लंबा मैं इसमें समय नहीं दूंगा आपको उत्तर देने के लिए, थोड़ा सा समय दूंगा और उसके पश्चात आपने उत्तर देना है। उसके उपरांत में अगला प्रश्न पढ़ूंगा। तो पहला प्रश्न क्या है यहाँ पर? पर्यावरण समाजशास्त्र मुख्यतः किसका अध्ययन करता है? पर्यावरण समाजशास्त्र मुख्यतः किसका अध्ययन करता है? चार विकल्प दिए गए हैं। केवल प्राकृतिक संसाधनों का, समाज और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का, सामाजिक संस्थाओं का, आर्थिक प्रक्रियाओं का। दिए गए विकल्प में कौन सा सही होगा? उत्तर यहाँ पर चयनित करें अपना। तो सही जो हो जाएगा तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी। पर्यावरण समाजशास्त्र समाज और पर्यावरण के द्विपक्षीय संबंधों, प्रभावों, संघर्षों और पारिस्थितिकी संरचना के सामाजिक आयामों का अध्ययन करता है। ठीक है। आज जो हमें चाहिए था वो निकल क्यों नहीं आगे निकल गया। अब देखो आगे। पर्यावरण समाजशास्त्र एक अंत विषयक क्षेत्र है। कैसा है? अंत विषयक क्षेत्र है जो ये समझने और समझाने का प्रयास करता है कि समाज और पर्यावरण एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। इसमें यह देखा जाता है कि सामाजिक संरचनाएं, संस्थाएं और व्यवहार पर्यावरणीय संसाधनों के उपयोग, संरक्षण और संकटों को कैसे प्रभावित करते हैं और पर्यावरणीय परिवर्तन समाज पर किस प्रकार असर डालते हैं। ये थोड़ी सी इसकी परिभाषा मैंने आपको प्रस्तुत की है, मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा यहाँ से। प्रश्न है 302। पर्यावरण समाजशास्त्र की शुरुआत किस दशक से मानी जाती है? विकल्प आपके समक्ष दिए गए हैं, इनमें जो सही होगा तो वो चयन करना है। 1920, 1940, 1970, 1990। तो जो सही विकल्प होगा तो वो होगा जी आपका 1970। 1970 के बाद वैश्विक पर्यावरण संकटों के चलते पर्यावरण समाजशास्त्र एक स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में उभरा। पर्यावरण समाजशास्त्र एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में 1970 के दशक में उभरा। इस समय विश्व भर में पर्यावरण संकट कौन कौन? जैसे प्रदूषण, संसाधनों का क्षय, औद्योगिकीकरण के दुष्प्रभाव और सामाजिक आंदोलन, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण आंदोलन ने समाजशास्त्रियों को यह सोचने पर मजबूर किया कि समाज और पर्यावरण के बीच संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन आवश्यक है। इसी दौर में इसे समाजशास्त्र की एक नई शाखा के रूप में भी मान्यता मिली। अब देखिए प्रश्न संख्या 303। नया पारिस्थितिक प्रतिमान, न्यू इकोलॉजी पैराडिग्म किससे जुड़ा है? पारख, कटन और डेनलैप, मार्क्स वेबर। तो सही जो विकल्प होगा, कौन विद्वान यहाँ पर है? कटन और डेनलैप। सही होगा कटन और डेनलैप, ऑप्शन बी। नया पारिस्थितिकी नया पारिस्थितिक प्रतिमान, न्यू इकोलॉजिकल पैराडिग्म, एनईपी भी कहा जाता है इसे, की अवधारणा समाजशास्त्रियों जिसमें राइली ई डेनलैप, पूरा नाम क्या है? राइली ई डेनलैप और विलियम आर कटन ने 1970 के दशक में प्रस्तुत की। इसका उद्देश्य था पारंपरिक मानव अपवाद को चुनौती देना। किसे? मानव अपवाद को चुनौती देना। मानव अपवाद प्रतिमान को चुनौती देना, जिसमें माना जाता था कि मनुष्य प्राकृतिक सीमाओं से परे है। एनईपी यह मानता है कि मनुष्य भी प्राकृतिक परिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है और पर्यावरणीय सीमाओं के अधीन है। यह प्रतिमान समाज और पर्यावरण के बीच परस्पर निर्भरता को रेखांकित करता है और पर्यावरण समाजशास्त्र की नींव रखने में महत्वपूर्ण रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए 304। क्या पूछा गया है? पर्यावरण समाजशास्त्र की आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता की बात कही जा रही है, क्यों पड़ी? विकल्प देखिए। आर्थिक विकास के लिए, सांस्कृतिक अध्ययन के लिए, पर्यावरणीय संकटों के सामाजिक कारण व समाधान समझने के लिए, या फिर राजनीतिक स्थिरता के लिए। आप खुद सोचिएगा, जो पर्यावरण समाजशास्त्र की आवश्यकता आपको क्यों पड़ी।
आर्थिक विकास के लिए या फिर सांस्कृतिक अध्ययन के लिए या फिर राजनीतिक स्थिरता के लिए। जब आप इनको एलिमिनेट करोगे यहाँ से तो कौन सा सही निकलेगा? सी, पर्यावरणीय संकटों के सामाजिक कारण व समाधान करने के लिए, तो सी सही विकल्प होगा। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देखिए। पर्यावरण समाजशास्त्र की आवश्यकता इसलिए मानी जाती है क्योंकि यह केवल प्राकृतिक संसाधनों या पारिस्थितिकी का अध्ययन नहीं करता, बल्कि यह समझने का प्रयास करता है कि सामाजिक संरचनाएं, संस्थाएं, नीतियां और मानव व्यवहार पर्यावरणीय संकटों को कैसे जन्म देते हैं। यह समाजशास्त्र की दृष्टि से पर्यावरणीय समस्याओं के कारणों और परिणामों का विश्लेषण करता है। समाज ही यह सामाजिक क्या है? समाज ही यह सामाजिक समाधान, जिसमें कि आपके क्या है, पर्यावरणीय आंदोलन, नीतिगत सुधार, जन जागरूकता खोजने में मदद करता है। साथ ही यह सामाजिक समाधान खोजने में मदद करता है। सामाजिक समाधान जैसे कि पर्यावरणीय आंदोलन, नीतिगत सुधार, जन जागरूकता। इस प्रकार यह समाज और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में कार्य करता है जी। अगला देखिए यहाँ पर 305, इकोलॉजी शब्द का मूल अर्थ क्या है? विकल्प देखिए, संसाधन का अध्ययन, मानव समाज का अध्ययन, जीव और उनके पर्यावरण का अध्ययन, राजनीति का अध्ययन। 305 में सही क्या होगा? जो मैंने आपको एलिमिनेट मेथड का यूज करना बताया ना, अगर उसको करोगे आप प्रयोग तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर क्या है, जीव और उनके पर्यावरण का अध्ययन, ये इकोलॉजी में आता है। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के, किस भाषा की? ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है। ओइकुस ओइकोस जिसका अर्थ होता है घर या आवास, लोगोस जिसका अर्थ होता है अध्ययन। क्या होता है? घर या आवास का अध्ययन। इसका मूल अर्थ है जीवों और उनके पर्यावरण के बीच परस्पर संबंधों का अध्ययन। ठीक है। इसे सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल ने 1886 में परिभाषित किया था। इकोलॉजी में यह देखा जाता है कि जीव किस प्रकार अपने परिवेश जैसे जलवायु, मिट्टी, अन्य जीव के साथ अंतःक्रिया करते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा बनते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए 306, इकोसिस्टम किसके बीच संबंध को दर्शाता है? विकल्प देखिए, केवल जीव जंतु, जीव और प्राकृतिक पर्यावरण, आर्थिक तंत्र या फिर सामाजिक संस्थाएं। पहले प्रश्नों को अगर आप रिलेट करते जा रहे होंगे ना, आपको यहाँ पर पता लग जाएगा कि क्या पूछा गया है और क्या उत्तर होना चाहिए। तो यहाँ जो सही होगा तो वो होगा बी। क्या है? जीव और प्राकृतिक पर्यावरण। इकोसिस्टम का अर्थ है जीवों और उनके प्राकृतिक पर्यावरण के बीच परस्पर क्रियात्मक संबंध स्थापित करना। इसमें पौधे, पशु, सूक्ष्म जीव जैसे जीव जंतु तथा जलवायु, मिट्टी, तापमान जैसे भौतिक तत्व मिलकर एक संतुलित तंत्र बनाते हैं। यह तंत्र ऊर्जा प्रवाह और पोषक चक्र के माध्यम से कार्य करता है। उदाहरण के लिए जंगल, तालाब, रेगिस्तान, समुद्र आदि सभी इकोसिस्टम हैं। तो साथ साथ में इंग्लिश के भी वर्ड यहाँ पर दिए गए हैं, आप उनको भी अपने हिसाब से रीड कर सकते हो। 307, इकोसिस्टम का मुख्य घटक कौन सा नहीं है? विकल्प देखिए, जैविक घटक, अजैविक घटक, सांस्कृतिक घटक, ऊर्जा प्रवाह। 307 में सही विकल्प बताइए। तो जो सही होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, सांस्कृतिक घटन। अब देखिए, बात करें अगर हम इकोसिस्टम की, तो मुख्यतः इसके दो प्रकार माने जाते हैं। कौन से दो प्रकार हैं? एक तो हो गया जैविक, दूसरा हो गया अजैविक। जैविक में कौन कौन से हैं देखिए, जैविक में हो गया पौधे, पशु, सूक्ष्म जीव आदि। अजैविक में क्या होगा? जल, वायु, मिट्टी, तापमान, प्रकाश आदि। इनके बीच ऊर्जा प्रवाह और पोषक प्रवाह के माध्यम से संतुलन बना रहता है। कैसे बनता है? ऊर्जा प्रवाह और पोषक प्रवाह के माध्यम से संतुलन बना रहता है। सांस्कृतिक घटक समाजशास्त्रीय अध्ययन का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन वे इकोसिस्टम के मूलभूत
प्राकृतिक घटक नहीं माने जाते। जो सांस्कृतिक घटक हैं ये समाजशास्त्रीय अध्ययन का हिस्सा हो सकते हैं। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 308। क्या पूछा गया है? प्राकृतिक संसाधन किस प्रकार की पूंजी माने जाते हैं? प्राकृतिक संसाधन किस प्रकार की पूंजी माने जाते हैं? माने जाते हैं, ये देखिए, सांस्कृतिक पूंजी, पर्यावरणीय पूंजी, सामाजिक पूंजी या फिर राजनीतिक। तो जो प्राकृतिक संसाधन है ये नॉर्मल सी बात है, ये पर्यावरण से संबंधित है तो पर्यावरणीय होंगे। यह पर्यावरणीय पूंजी स्वीकार किए जाते हैं। प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज, भूमि, ऊर्जा स्रोत आदि को एनवायरमेंटल कैपिटल माना जाता है या फिर नेचुरल कैपिटल माना जाता है। यह पूंजी समाज और अर्थव्यवस्था के लिए आधारभूत है, क्योंकि इससे उत्पादन, जीवन यापन और पारिस्थितिक संतुलन संभव होता है। सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक पूंजी समाजशास्त्र के अन्य आयामों से जुड़ी होती हैं, लेकिन प्राकृतिक संसाधन सीधे तौर पर पर्यावरणीय पूंजी की श्रेणी में आते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए 309। यहाँ क्या पूछा गया है? तो प्रश्न ये है, कैरिंग कैपेसिटी किससे संबंधित है? विकल्प देखिए, राजनीतिक तंत्र, पारिस्थितिकी सीमा, आर्थिक वृद्धि, सामाजिक गतिशीलता। इस समय तो आप इसको इजीली कर सकते हो। अगर मान लीजिए इसी तरह का प्रश्न अगर आप परीक्षा में फेस करते हो तो क्या होगा, उस समय आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि अभी तो हम समाजशास्त्र को देख रहे हैं। समाजशास्त्र के अंतर्गत हम और भी चीजें देख रहे हैं जो मैंने अभी आपको बताई। तो ये आएगी जी आपकी पारिस्थितिक सीमा के अंतर्गत। ठीक है, बी होगा सही विकल्प। केयरिंग कैपेसिटी का अर्थ है किसी पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम की वह अधिकतम सीमा जहां तक वह जीवों को बिना संसाधनों के क्षय और पर्यावरणीय असंतुलन के सहन कर सकता है। यह अवधारणा बताती है कि प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता और पर्यावरणीय संतुलन के आधार पर किसी क्षेत्र में कितनी जनसंख्या या जीव जंतु टिकाऊ रूप से रह सकते हैं। यह जनसंख्या या संसाधनों का उपयोग इस सीमा से अधिक हो जाता है यदि जनसंख्या या संसाधनों का उपयोग इस सीमा से अधिक हो जाता है तो पर्यावरणीय संकट जैसे प्रदूषण, संसाधन क्षय, जैव विविधता ह्रास उत्पन्न होते हैं। पर्यावरणीय संकट उत्पन्न होते हैं उस स्थिति में। अगले प्रश्न को देखिए, क्या पूछा गया है 310 में? समाज द्वारा संसाधनों का अत्यधिक दोहन किस स्थिति को जन्म देता है? विकल्प है पारिस्थितिक संतुलन, पारिस्थितिक संकट, सामाजिक शांति, सांस्कृतिक निरंतरता। तो सही जो विकल्प होगा तो वो हो जाएगा जी आपका ऑप्शन बी, पारिस्थितिक संकट। जब समाज प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन करता है तो पर्यावरण की कैरिंग कैपेसिटी से अधिक दबाव पड़ता है। इसका परिणाम होता है पारिस्थितिकी संकट, इकोलॉजिकल क्राइसिस, जैसे प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का ह्रास, भूमि क्षरण और संसाधनों की कमी। ये चीजें उत्पन्न होती हैं। पारिस्थितिक संकट समाज के लिए गंभीर चुनौतियां पैदा करता है, जैसे सामाजिक असमानता, प्रवास, स्वास्थ्य समस्याएं, आर्थिक अस्थिरता। जब ये चीजें उत्पन्न होगी ना, क्या होगा? सामाजिक असमानता उत्पन्न होगी, लोगों का प्रवास होगा, स्वास्थ्य संबंधी इश्यूज होंगे, आर्थिक अस्थिरता होगी। हाल ही में आपने देखा होगा एक वायु प्रदूषण का एक सर्वे किया गया था। ठीक है, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला भी था वो। उसमें बताया गया था कि दिल्ली जो है ना, पूरे विश्व में मतलब जो सबसे प्रदूषित राजधानियों में से एक है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर एयर पॉल्यूशन हो चुका है। वहाँ पर रहना एक तरह से ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति दिल्ली की गलियों में घूमता है, दिल्ली शहर में रहता है, एक दिन में वो 20 से 30 सिगरेट पीने जितना धुआं अपने अंदर लेता है, इतना इनहेल करता है वो। ठीक है ना? तो ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं जब आपकी इकोलॉजिकल क्राइसिस
उत्पन्न होते हैं, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। अब धीरे-धीरे देखो पहाड़ों में भी ऐसी ये क्राइसिस आने शुरू हो चुके हैं, तो इसमें हमारा भी महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। ये योगदान हम कैसे दे सकते हैं? सारी चीज़ें ना हम ये नहीं कह सकते कि यार हमारी सरकार चोर है जी, ये नहीं करती है, वो नहीं करती, हमारा पुलिस प्रशासन अच्छा नहीं है। देखो कुछ एक चीज़ें तो हमारे ऊपर भी निर्भर रहती है ना। अपने ही अगर हम छोटे-छोटे जो कार्य करेंगे, इनिशिएटिव हम लेंगे, उदाहरण के लिए हमने एक बिस्किट लिया और एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ली हमने और हमने इसको खा लिया, मतलब कोल्ड ड्रिंक पी ली और बिस्किट खा लिया। क्या करेंगे जी हम? बस में बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं और उठाएँगे, खिड़की से बाहर दे मारेंगे और जहाँ-कहाँ फेंकेंगे। क्या ये सभ्य लोगों की पहचान है? क्या आप इससे क्या साबित करना चाहते हो? आप बड़े एजुकेटेड हो जो इस तरह की गंदगी फैला रहे हो? नहीं ना, बड़ी गलत बात है, ये बहुत ही गलत बात है। मैंने बहुत बार देखा है कि हमारे खुद के जो कार्य होते हैं, जो हमारे नैतिक कर्तव्य होते हैं ना, हम उनका भी पालन नहीं करते हैं। किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हम की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर छोटे-छोटे आप इनिशिएटिव लोगे कि यार कभी भी मैं मतलब इस तरह की चीज़ों को खाऊँगा या कुछ भी करूँगा तो मुझे पर्यावरण को दूषित नहीं करना है। भाई बिस्किट मैंने खाया, कोल्ड ड्रिंक मैंने पी तो मैं अपना गंदगी जहाँ कहाँ क्यों फेंकूं। जहाँ पर कूड़ेदान के लिए रखे हुए हैं, जो कूड़ेदान के लिए डिब्बे रखे हुए हैं, ठीक है ना, वहां पर ही आप अपना कूड़ा फेंकें। इधर उधर गंदगी ना फैलाएं। क्यों? ये हमारे कर्तव्य है। जब तक हम अपने कर्तव्य को कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तब तक कैसी चीजों को हम सोच सकते हैं कि ये सही होंगी, नहीं होंगी ना। एक कहानी है, हिमाचल प्रदेश के एक राइटर है जाने माने, एस.आर. हरनोट। मुझे नहीं लगता कि आपने उन्हें सुना हो, अगर मेरे ख्याल से सुना भी हो ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी चर्चित हैं वो। एस.आर. हरनोट शिमला के रहने वाले हैं। तो उनकी एक कहानी है आभी। मुझे लगता है सभी जो जो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है सभी को पता होगी आभी। आभी नामक चिड़िया है एक, जो सरियुर्सल नामक झील में रहती है। वो देखिए इतनी मतलब स्वच्छता के प्रति सतर्क है कि एक झील है वहां पर, सरियोलसल झील, और बूढ़ी नागिन माता का मंदिर है वहां पर। आभी ना जब भी उस झील में कोई कूड़ा करकट पड़ा होता है, वो उसको उठाती है और जो गंदगी होने से जो सरोवर है उसे गंदा होने से बचाती है। आप जाना कभी सरयोसत, देखना वहां पर कितनी पवित्रता है, कितना साफ सुथरा है वो झील का पानी। बिल्कुल नीला पानी दिखाई देता है। अगर आप ऊपर से देखोगे ना, नीचे पूरा पूरा मतलब शीशे की तरह दिखाई देता है, ठीक है ना। अब देखिए वास्तव में किसी ने देखा है उसे या नहीं देखा, परंतु ये माना जाता है कि एक चिड़िया है जिसका नाम आबी है, जो उस सरोवर से गंदगी हटाने में भरपूर सहयोग करती है। तो इससे हमें सीख लेनी चाहिए कि यार पशु पक्षी तक मतलब गंदगी नहीं फैलाते, तो हमें क्यों गंदगी फैलानी है। जिस चीज का जहां पर स्थान है उसका निवारण वहीं पर करना चाहिए। जो कूड़ा करकट हमारे पास होता है, ऐसा नहीं करना कि जहां मर्जी फेंक दिया। एक व्यवस्था होती है। अब मान लीजिए घर घर कूड़े उठाने वाले आते हैं, तो कूड़ा हमें उन्हीं को देना चाहिए। अपने हिसाब से कहीं पर भी इन चीजों को नहीं फेंकना चाहिए। हमारे छोटे छोटे कर्तव्य होते हैं, जो अगर हम इन्हें पालन करेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी चीजों को हम हल कर सकते हैं। खैर, चलिए, साथ में सारी चीजें जुड़ी होनी चाहिए। कुछ एक बोर हो गए होंगे जिन्हें को लगता है कि ना मैं बीच बीच में फालतू की बातें करता हूँ, तो वो स्किप कर दें, इन चीजों को आगे बढ़ जाए वो। मुझे तो लगता है बहुत जरूरी है चीजें बतानी। हमारा ना सिर्फ पढ़ना ही कर्तव्य नहीं होना चाहिए। हम क्या है, भविष्य के शिक्षक हैं हम, ठीक है ना, आने वाले शिक्षक हैं। आप हैं, हम हैं, सारे हैं। तो क्या करना चाहिए, एक ऐसी छोटी छोटी चीजें अपने और अपने माध्यम से भी और दूसरों के माध्यम से भी करवाई जानी चाहिए। तो देखिए आगे क्या है। जो पारिस्थितिक संकट समाज के लिए भी गंभीर चुनौतियां पैदा करता है, जैसे सामाजिक असमानता, प्रवास, स्वास्थ्य समस्याएं और आर्थिक अस्थिरता। इसके आगे है, इसलिए संसाधनों का संतुलित और टिकाऊ उपयोग ही पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है। अब आगे देखिए 311। उत्तर दिख गया? कोई बात नहीं, दिख जाने दीजिए। 311, एनवायरनमेंट और सोसाइटी के अध्ययन में कौन सा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है? लीनियर दृष्टिकोण, समग्र या फिर हॉलिस्टिक दृष्टिकोण, एक तरफा दृष्टिकोण, निर्जातीय दृष्टिकोण। तो यहाँ पर 311 में सही जो विकल्प होगा तो वो होगा हॉलिस्टिक या फिर समग्र दृष्टिकोण, ऑप्शन बी सही होगा। एनवायरनमेंट और सोसाइटी के अध्ययन में केवल एक पहलू को देखने से वास्तविक समझ नहीं बनती। इसके लिए आपकी समग्र दृष्टिकोण होना चाहिए, हॉलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए।
यह मानता है कि समाज और पर्यावरण एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं और इनके बीच बहुआयामी संबंध है। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और पारिस्थितिक। इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। इस दृष्टिकोण से हम पर्यावरणीय समस्याओं के सामाजिक कारणों और परिणामों को समझ सकते हैं और टिकाऊ समाधान खोज सकते हैं। उदाहरण देखिए, जलवायु परिवर्तन केवल प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि यह सामाजिक संरचनाओं, औद्योगिकीकरण, उपभोग पैटर्न और नीतियों से भी जुड़ा हुआ है। ये उदाहरण आपसे कभी पूछा जाएगा तो आप इसको सही कर सकते हो। अगला प्रश्न देखिए 312। मानव केंद्रित दृष्टिकोण किसको बढ़ावा देता है? संसाधन संरक्षण, पर्यावरण संतुलन, संसाधन दोहन, पारिस्थितिक संतुलन। तो सही जो होगा यहाँ पर विकल्प तो वो हो जाएगा आपका संसाधन दोहन। मानव केंद्रित दृष्टिकोण यह मानता है कि प्रकृति और संसाधन केवल मानव की आवश्यकताओं और हितों की पूर्ति के लिए हैं। इस दृष्टिकोण में मनुष्य को केंद्र में रखा जाता है और पर्यावरण को उसके अधीन माना जाता है। फिर है, परिणाम स्वरूप यह दृष्टिकोण संसाधनों के अत्यधिक दोहन को बढ़ावा देता है, जिससे पारिस्थितिक संकट और असंतुलन उत्पन्न होते हैं। इसके विपरीत पारिस्थितिक दृष्टिकोण पर्यावरण और सभी जीवों को समान महत्व देता है और संतुलन बनाए रखने में बल देता है। तो ये यहाँ पर ये वाली पंक्ति भी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए समाजशास्त्र में एनवायरमेंटलिज्म क्या है? विकल्प है औद्योगिक विकास की नीति, पर्यावरण संरक्षण का सामाजिक आंदोलन, राजनीतिक अभियान या फिर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। तो ये क्या होगा? ऑप्शन बी, पर्यावरण संरक्षण का सामाजिक आंदोलन। समाजशास्त्र में एनवायरमेंटलिज्म का अर्थ है पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों के टिकाऊ उपयोग के लिए चलाए जाने वाला सामाजिक आंदोलन। फिर देखिए इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है प्रदूषण, संसाधनों का अत्यधिक दोहन, जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिक संकट जैसी समस्याओं के प्रति समाज को जागरूक करना और सामूहिक समाधान खोजना। यह आंदोलन सामाजिक संरचनाओं, नीतियों और व्यवहारों को बदलने पर बल देता है ताकि पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखा जा सके। उदाहरण देखो इसके क्या है? चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ग्रीन मूवमेंट आदि। एक प्रश्न यहां से मैं आपको ये छोड़ के जाऊंगा। ये जो यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, क्या करना आपने इसमें ये बताना है चिपको आंदोलन कब, कहां और किसके द्वारा शुरू किया गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन कब, कहां, किसके द्वारा शुरू किया गया था। ग्रीन मूवमेंट कब, कहां, किसके द्वारा शुरू किया गया। ये जो तीनों आंदोलन है ना, इसके बारे में कमेंट कर लीजिएगा सभी। क्या होगा? बेशक आपको अभी नहीं आता होगा, आपने चाहे गूगल किया चाहे कुछ भी किया ना आपने, ये तीनों की तीनों प्रश्न आपके बन जाएंगे। कब, कहाँ, किसके द्वारा, क्योंकि इसी तरह से प्रश्न पूछा जाता है। आपने देखा होगा कि कई बार प्रश्न पूछा गया है नर्मदा बचाओ आंदोलन कब किसके द्वारा किया गया था, कब किया गया था या किसके द्वारा किया गया था। ठीक है ना, ये चीजें आपने ध्यान रखनी है, अवश्य कमेंट करने हैं, इससे आपको ही लाभ होगा। प्रश्न देखिए 314। सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मुख्य लक्ष्य क्या है? अनियंत्रित आर्थिक वृद्धि, वर्तमान जरूरतें पूरी करना, भविष्य से समझौता किए बिना अधिकतम उपभोग, नगरीकरण को बढ़ाना। तो 314 में होगा वर्तमान जरूरतें पूरी करना और भविष्य से समझौता किए बिना। ऑप्शन बी, सतत विकास। इसका जो मुख्य लक्ष्य क्या है कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को इस प्रकार पूरा किया जाए कि भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता ना करना पड़े। कहने का तात्पर्य ये है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स स्थापित किए गए हैं या जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इसके इसके जो मुख्य उद्देश्य में एक ये चीज है कि मान लीजिए वर्तमान में हम कोयले का प्रयोग कर रहे हैं, तो कोयले को हम इस तरह से प्रयोग करें कि आज तो हम कोयले का प्रयोग कर ही रहे हैं, आने वाले समय में हमारे बच्चों को, आगे उनकी पीढ़ियों को भी इसका प्रयोग करने का अवसर मिले। तो जो कोयला है, कोयला का अल्टरनेट ढूंढा जा रहा है कि कोयले के साथ साथ किस चीज का हम प्रयोग करें। ठीक है ना, तो इस तरह की चीजें हैं जो यहाँ पर अगर आप आगे भी पढ़ोगे ना, जो मैं आपको आगे जो सस्टेनेबल गोल्स हैं ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से हैं।
इसका भी प्रश्न बन सकता है। जो यह अवधारणा है 1987 की ब्रेंटलैंड रिपोर्ट ब्रेंटलैंड रिपोर्ट से लोकप्रिय हुई थी। ठीक है, इसकी जो देखो, इसमें तीन प्रमुख आयाम शामिल है। कितने आयाम है? तीन प्रमुख आयाम है इसमें। आर्थिक स्थिरता, सामाजिक न्याय, पर्यावरणीय संरक्षण। आर्थिक स्थिरता में क्या है? विकास, विकास और उत्पादन को टिकाऊ बनाना। सामाजिक न्याय में क्या है? समानता और समावेशिता सुनिश्चित करना। तीसरा है पर्यावरणीय संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना। अब अगला देखिए, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज का उदाहरण क्या है? सामान्य जो प्रॉपर्टी है इसके उदाहरण बताने हैं, सभी के अधिकार के जो होते हैं। विकल्प देखिए यहाँ क्या है? निजी खेत, सरकारी कार्यालय, नदी, बैंक खाता। अगर हम बात करें कि कौन सी यहाँ पर एक तरह से सभी के लिए प्रयोग की जाने वाली चीज है, यहाँ पर अगर आप उदाहरण देखेंगे ना तो यहीं से आपका बन जाएगा प्रश्न। नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, अभी बना देते हैं। इसका उदाहरण है नदी। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, ये वे संसाधन हैं, एक मिनट इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूं। वे संसाधन हैं जिनका उपयोग समाज के सभी लोग सामूहिक रूप से करते हैं, जिन पर किसी एक व्यक्ति का निजी स्वामित्व नहीं होता। लग गया पता यहाँ से अब आपको ये कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के बारे में? ये हो गया। इसके उदाहरण देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसके उदाहरण क्या क्या हैं? उदाहरण है नदी, तालाब, जंगल, चारागाह, समुद्र तट इत्यादि। इसकी परिभाषा से आप समझ चुके होंगे, वे संसाधन हैं जिनका उपयोग समाज के सभी लोग सामूहिक रूप से करते हैं और जिन पर किसी एक व्यक्ति का व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं होता। इन संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन सामूहिक जिम्मेदारी होती है, क्योंकि इनका अतिदोहन पारिस्थितिक संकट और सामाजिक असमानता को जन्म देता है। मैंने क्या कहा था? जो ये प्राकृतिक संसाधन होते हैं इनका क्या होता है? इनका प्रबंधन करना सामूहिक जिम्मेदारी होती है। ये हम नहीं कह सकते कि किसी एक बंदे का काम है। उदाहरण के लिए कोई नदी है, नदी में इतनी ज्यादा गंदगी फैलाई जा रही है, तो उस गंदगी को रोकने के लिए किसी एक व्यक्ति को ही नहीं आगे आना है, सभी को आना है। जितने गांव में लोग रहते हैं, जितने शहर में लोग रहते हैं, सभी को आगे आकर इसका विरोध करना चाहिए कि ये नदी गंदी नहीं होनी चाहिए, इसकी गंदगी को रोकिए। ठीक है, तो ये इस तरह की बातें हैं। आगे देखिए, इसके विपरीत अगर हम निजी खेत या बैंक खाता या व्यक्तिगत चीजों की बात करें, ये सारी क्या होगी? व्यक्तिगत स्वामित्व वाली चीजें होंगी। जबकि सरकारी कार्यालय प्रशासनिक संरचना का हिस्सा है, ना कि प्राकृतिक संसाधन का। जो सरकारी कार्यालय क्या है? ये प्रशासनिक संरचना है, प्रशासनिक संरचना, जो ये प्राकृतिक साझा संपत्ति के अंतर्गत नहीं आता है। अगला देखिए 316, निम्न में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? कोयला, पेट्रोलियम, हवा, प्राकृतिक गैस। नवीकरणीय संसाधन, आप लोगों ने साइंस पढ़ी होगी तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रश्न को समझने में कोई आपको दिक्कत आई होगी। नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? हवा है। क्यों है हवा? अभी बताता हूं आपको। आपने पढ़ा होगा नवीकरणीय संसाधन या फिर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्या होते हैं नवीकरणीय संसाधन? वे संसाधन होते हैं, एक सेकंड, मेरा चार्जर कहाँ चला गया? पावर कट ना बहुत ज्यादा लग रहे हैं तो चार्जिंग लगा के रख देता हूँ। क्या है? नवीकरणीय संसाधन, रिन्यूएबल रिसोर्सेज वे हैं जो प्राकृतिक रूप से पुनः उत्पन्न हो सकते हैं, जिनका उपयोग करने से वे समाप्त नहीं होते, उन्हें कहा जाता है नवीकरणीय संसाधन। उदाहरण की बात करें, हवा हो गई आपकी, जल हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, बायोमास आदि इसके उदाहरण हैं, जो आप स्वयं भी देख सकते हैं। ठीक है ना, ये नॉर्मल सी बातें हैं ये सारी। इसके विपरीत अगर हम बात करें कि जो नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत नहीं आते, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है या फिर रिसोर्सेज है, उनमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? जैसे आपका कोयला हो गया, कोयले के बाद आपका पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम के बाद प्राकृतिक गैसें आ गई। ये क्या है? गैर नवीकरणीय संसाधन है, नॉन रिन्यूएबल
एनर्जी या रिसोर्सेज है, क्योंकि ये सीमित मात्रा में उपलब्ध है और बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। अभी पीछे मैंने क्या कहा था आपको, एक उदाहरण दिया था ना कि हम भाई वर्तमान में इतना ज्यादा कोयले का दहन कर रहे हैं कि हम इसको खत्म ही कर दें तो वर्तमान में तो चीजें हम इसका उपभोग कर रहे हैं, परंतु जब भविष्य में हमारे बच्चे होंगे या फिर उनके भी बच्चे होंगे, उन्हें कैसे पता चलेगा कि भाई कोयला नाम की कोई चीज भी थी। तो इनका सीमित मात्रा में उपयोग करना चाहिए, इसके अल्टरनेट हमें ढूंढने चाहिए। तो आगे देखिए, अगला है 317। औद्योगिकीकरण और नगरीकरण का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? विकल्प है आर्थिक असमानता, पर्यावरणीय प्रदूषण, सांस्कृतिक श्रेणीकरण, राजनीतिक संस्कृति। 317 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा पर्यावरणीय प्रदूषण। औद्योगिकीकरण और नगरीकरण का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? पर्यावरण पर पड़ता है सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव। उद्योगों से निकलने वाला धुआं, रसायन और अपशिष्ट तथा शहरों में बढ़ती जनसंख्या और यातायात से उत्पन्न प्रदूषण सीधे तौर पर वायु, जल और भूमि प्रदूषण को बढ़ाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप पारिस्थितिक असंतुलन, स्वास्थ्य समस्याएं, जलवायु परिवर्तन और संसाधनों का क्षय होता है। यद्यपि औद्योगिकीकरण और नगरीकरण सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं को भी प्रभावित करते हैं, लेकिन उनका सबसे सीधा और तात्कालिक प्रभाव पर्यावरणीय प्रदूषण पर पड़ता है। प्रश्न देखिए 318। क्या पूछा गया है जी यहाँ पर? पर्यावरणीय जोखिम का समाजशास्त्रीय सिद्धांत किसने दिया? पर्यावरणीय जोखिम का समाजशास्त्रीय सिद्धांत किसने दिया? विकल्प हैं उलरीख वेक, दुर्खिम, स्पेंसर, मार्क्स। तो जो ये दिया उलरीख वेक ने। उलरीख वेक ने रिस्क सोसाइटी की संकल्पना या फिर परिभाषा दी, सिद्धांत दिया। जो उलरिख वेग थे, ये कहाँ के रहने वाले थे? ये थे आपके जर्मन के रहने वाले या फिर जर्मन समाजशास्त्री ने कहा जाता है। इन्होंने 1986 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? रिस्क सोसाइटी टूवर्ड्स अ न्यू मॉडर्निटी में पर्यावरणीय जोखिम का समाजशास्त्री सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया, क्या बताया? आधुनिक औद्योगिक समाज में तकनीकी विकास और औद्योगिकीकरण के कारण नए प्रकार के जोखिम उत्पन्न होते हैं। किसके कारण? औद्योगिक समाज में तकनीकी विकास और औद्योगिकीकरण के कारण नए प्रकार के जोखिम उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे कि प्रदूषण, परमाणु दुर्घटनाएं, जलवायु परिवर्तन, संसाधनों का क्षय या दोहन। बेक के अनुसार ये जोखिम केवल प्राकृतिक नहीं, सामाजिक रूप से निर्मित हैं। कैसे? सामाजिक रूप से निर्मित हैं, ये सोशली कंस्ट्रक्टेड हैं और इनका प्रभाव वैश्विक स्तर पर पड़ता है। इसलिए उनके सिद्धांत को रिस्क सोसाइटी थ्योरी कहा जाता है, जो पर्यावरण समाजशास्त्र में एक महत्वपूर्ण योगदान है। अगला प्रश्न देखिएगा 319। क्या पूछा गया है इस प्रश्न में? समाज और प्रकृति का संबंध कैसा माना जाता है? समाज और प्रकृति का संबंध कैसा माना जाता है? एक तरफा, विरोधात्मक, द्विपक्षीय और परस्पर, केवल प्राकृतिक। तो सही जो विकल्प होगा द्विपक्षीय और परस्पर प्रभावी। समाज और प्रकृति का संबंध एक तरफा नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये पहली ही पंक्ति बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रकृति समाज को संसाधन, जीवन निर्वाह और पर्यावरणीय आधार प्रदान करती है। वहीं समाज अपने व्यवहार, तकनीकी विकास, औद्योगिकीकरण और नीतियों के माध्यम से प्रकृति पर प्रभाव डालता है। इस प्रकार यह संबंध द्विपक्षीय, टू वे और परस्पर प्रभावी, म्यूचुअली इन्फ्लुएंशियल माना जाता है। इसके उदाहरण देखिए। समाज द्वारा वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन इसके अंतर्गत होगा। प्रकृति में सूखा या बाढ़, इसमें समाज की आर्थिक और सामाजिक संरचना प्रभावित होगी। इसका जो ताजा उदाहरण आपको याद आ रहा है,
प्रकृति में सूखा या बाढ़ आना, इसका क्या उदाहरण वर्तमान में आपने झेला है? हाल ही की बात करें ना, हिमाचल प्रदेश में खासकर कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर के भी कुछ क्षेत्र थे। इस बार इतनी ज्यादा बरसात हुई कि नदी नाले उफान में आए। क्या हुआ इससे? इसमें क्या हुआ, समाज की आर्थिक और सामाजिक संरचना प्रभावित हुई। कैसे? एक तो यातायात के सारे संसाधन खत्म हो चुके थे, फूड क्राइसिस उत्पन्न होने की स्थिति बन चुकी थी, और जो इकोनॉमी भी वहां पर डाउन हो गई। जो जितन वहां का जो जनजीवन था अस्त व्यस्त हो चुका था। इसके अंतर्गत आए ना सारी की सारी चीजें। तो इसका ध्यान रखना, ये चीजें आपको इनडायरेक्ट, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपको मतलब प्रभावित करती हैं। ठीक है? जब आप समाजशास्त्र को पढ़ते हो, वहां पर इन चीजों के सारे सॉल्यूशन बताए जाते हैं। अब देखिए 320, संसाधनों का समान वितरण किस विचारधारा से जुड़ा है? विकल्प देखिए, पूंजीवाद, समाजवाद, सामंतवाद, औपनिवेश औपनिवेश औपनिवेशिकवाद। तो सही हो जाएगा यहाँ पर समाजवाद। व्याख्या देखिए, समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो संसाधनों और उत्पादन के साधनों के समान वितरण पर बल देती है। क्या है समाजवाद? पूछा जा सकता है ये। यह एक ऐसी विचारधारा है जो संसाधनों और उत्पादन के साधनों के समान वितरण पर बल देती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करना तथा सभी को समान अवसर और सुविधाएं उत्पन्न उपलब्ध करवाना। समाजवाद में संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण सामूहिक या राज्यों के हाथों में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये। जो समाजवाद होता है, इसमें सबसे विशेष बात क्या होती है? संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण सामूहिक या राज्यों के हाथ में होता है, किसी निजी के अंतर्गत नहीं होता। निजी कंपनी या फिर व्यक्तिगत ये प्रॉपर्टी या फिर व्यक्तिगत स्वामित्व यहाँ पर नहीं होता है। ये क्यों होता है? ताकि उनका उपयोग समाज के हित में हो सके। ये भी याद रखना है। क्यों? क्योंकि उनका उपयोग समाज के हित में हो सके। ये जो मैं अलग से एक्सप्लेनेशन लाता हूं, अगर डायरेक्ट जो प्रश्न मैंने पूछा है, ये वाला प्रश्न पूछा जैसे मैंने आपसे, ये किस संसाधनों का समान वितरण किस विचारधारा से जुड़ा है, तो ये था उत्तर समाजवाद से। मान लो डायरेक्ट ये प्रश्न नहीं आया, जो मैंने अलग से आपको एक्सप्लेनेशन करी है, यहां से तो प्रश्न बनेगा ही ना, इसलिए व्याख्या लाता हूं मैं साथ साथ में। वहां से प्रश्न ना बने, यहां से बने, यहां ना बने तो वहां से बने, प्रश्न कहीं से भी छूटे ना, इसलिए एक्सप्लेनेशन में ला रहा हूं। इसके विपरीत देखिए, पूंजीवाद निजी स्वामित्व और लाभ पर आधारित होता है। जो पूंजीवाद है ये किस पर आधारित होता है? निजी स्वामित्व और लाभ पर आधारित। सामंतवाद भूमि और संसाधनों पर सामंती वर्ग का नियंत्रण दर्शाता है। और जो औपनिवेशिकवाद है, ये उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण करने पर केंद्रित होता है। क्या होता है? उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण करने पर केंद्रित होता है। आपको ये भी तो पता है ना, जो भारत भी किसी का उपनिवेश रहा है, किस तरह से भारत का शोषण किया गया है। यहाँ की जो प्राकृतिक चीजों, उनका दोहन किया गया, आर्थिक आधार पर दोहन किया गया, सामाजिक आधार पर दोहन किया गया, राजनीतिक आधार पर दोहन किया गया, है ना। इन चीजों के तो हम खुद भोगी हैं, मतलब हमारे ऊपर इन चीजों को ढाया गया है, तो हम इन चीजों को अच्छी तरह से जानते हैं। आगे देखिए, डीप इकोलॉजी किस बात पर जोर देती है? मानव सर्वोपरि है, प्रकृति मानव से श्रेष्ठ है, सभी जीवों का समान महत्व, संसाधनों का निजीकरण। तो उत्तर लगाइए अपना अपना। तो ये जो डीप इकोलॉजी किस बात पर जोर देती है? सभी जीवों का समान महत्व पर। सी। डीप इकोलॉजी एक दार्शनिक और पर्यावरणीय विचारधारा है जिसे जिसे अर्ने नैसी अर्ने नैसी ने 1970 के दशक में प्रस्तुत किया। किसने किया था? अर्ने नैसी। चलो भाई, 1970 के दशक में इन्होंने इसे प्रस्तुत किया था। इसका मुख्य सिद्धांत है कि सभी जीवों का अपना अंतर्निहित मूल्य होता है, चाहे वो मनुष्य हो या फिर जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव हो। ये पंक्ति भी काफी महत्वपूर्ण है, पूछी जा सकती है। फिर देखिए, यह दृष्टिकोण मानव केंद्रित सोच का विरोध करता है, क्योंकि
आपने देखा होगा मानव केंद्रित सोच क्या होती है भाई, जो कुछ है वो मेरा होना चाहिए, मेरे परिवार का होना चाहिए, मेरे रिश्तेदारों का होना चाहिए, मेरे गांव का होना चाहिए, मेरे में ज्यादा उसमें बल होता है। वो ये नहीं सोचता कि पूरे विश्व का होना चाहिए, पूरे विश्व को छोड़िए जीव जंतु का होना चाहिए ना। जो एक आज की जो मानवता है ना धीरे धीरे खत्म हो रही है, इसी को केंद्र में रखकर ये चीजें बताई गई है। जो ये दृष्टिकोण है, जो ये दृष्टिकोण है, कौन सा दृष्टिकोण है, डीप इकोलॉजी का। इसमें इस दृष्टिकोण ये मानव केंद्रित विचारधारा का विरोध करती है, और पारिस्थितिक केंद्रितता इसकी जो दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है, पारिस्थितिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। कौन, बताइएगा कौन इस चीज को बढ़ावा देता है? ये है जी डीप इकोलॉजी। जो डीप इकोलॉजी का उद्देश्य है कि मनुष्य प्रकृति के साथ संतुलन में रहे और सभी जीवों को समान महत्व दे। जो अर्ने नेसिस हैं, ये 1912 से 1912 से लेकर 2009 तक जीवित रहे। ये इनका समय है, और ये नॉर्वे के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। यहाँ देखिए अर्ने नेसिस का परिचय दिया गया है, आप इसको पॉज करके पढ़ लेना। मैंने सोचा आपको ले आता हूँ, आप पढ़ लेंगे इसको। अगला देखिए 322, पर्यावरण प्रदूषण का समाज पर सबसे बड़ा प्रभाव क्या है? कलात्मक विकास, स्वास्थ्य संकट, आर्थिक संतुलन, राजनीतिक स्थिरता। क्या होगा यहाँ पर सही? स्वास्थ्य संकट। पर्यावरण प्रदूषण का समाज पर सबसे प्रत्यक्ष और गंभीर प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है। वायु प्रदूषण, जिसमें श्वसन रोग होते हैं, अस्थमा होता है, हृदय रोग होते हैं। जल प्रदूषण, जिसमें जल जनित रोग होते हैं, कैंसर, पाचन संबंधी समस्याएं। भूमि प्रदूषण, जिसमें खाद्य श्रृंखला में विषैले रसायनों का प्रवेश होता है। ध्वनि प्रदूषण, जिसमें मानसिक तनाव होता है, श्रवण हानि होती है। इन स्वास्थ्य संकटों के कारण समाज में आर्थिक बोझ, सामाजिक असमानता और जीवन स्तर में गिरावट भी देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखिए 323, वनों की कटाई मुख्य रूप से किसका उदाहरण है? विकल्प देखिए, पर्यावरण संरक्षण, संसाधन विनाश, आर्थिक पुनर्वितरण और सांस्कृतिक विकास। तो सही जो विकल्प होगा तो वो हो जाएगा संसाधनों का विकास या फिर संसाधनों का दोहन। वनों की कटाई का अर्थ है जंगलों का बड़े पैमाने पर हटाया जाना। यह प्रक्रिया प्राकृतिक संसाधनों के क्षय और पारिस्थितिक असंतुलन का कारण बनती है। वनों की कटाई से जैव विविधता का ह्रास होता है, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा मिलता है, मिट्टी का कटाव और जल चक्र प्रभावित होता है। इसलिए संसाधन विनाश करना सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा नुकसान है। अब देखिए 324, निम्न में से कौन सामाजिक पर्यावरण का घटक नहीं है? परंपरा, संस्कृति, तकनीक, नदियां। सामाजिक पर्यावरण, ध्यान रखना मैंने जोर दिया, कुछ सोच समझ के जोर दिया है, तो ये हो जाएगा आपका नदियां। सामाजिक नहीं है ना, पहले ही मैंने बताया था। इसमें देखिए सामाजिक पर्यावरण उन सभी तत्वों से बनता है जो समाज के भीतर मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। समाज के भीतर मानव जीवन को प्रभावित करते हैं, जैसे परंपरा, संस्कृति, तकनीक, सामाजिक संस्थाएं, मूल्य, मानदंड इत्यादि। इसके विपरीत नदियां प्राकृतिक पर्यावरण का हिस्सा है, ना कि सामाजिक पर्यावरण का। अब देखिए 325, ग्रीन रेवोल्यूशन का पर्यावरणीय प्रभाव क्या था? मिट्टी की उर्वरता बढ़ी, जैव विविधता में कमी, पानी की खपत कम हुई, पारिस्थितिक संतुलन सुधरा। ग्रीन रेवोल्यूशन का पर्यावरणीय प्रभाव बताइए। तो ये होगा जैव विविधता में कमी। ग्रीन रेवोल्यूशन का उद्देश्य था कृषि उत्पादन बढ़ाना, विशेषकर गेहूं और धान जैसी फसलों में। इसके लिए उच्च उपज देने वाली किस्में, हाइब्रिड जो बीज थे उनको लाया गया। क्या हुआ? रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और सिंचाई के अत्यधिक प्रयोग किए गए। क्यों? हमें चाहिए थी उच्च उपज, मतलब बहुत ज्यादा भारी मात्रा में हमें चीजों का लाभ मिलना चाहिए थे। हमने जैसे मान लो गेहूं लगा दिए, धान लगा दी, ये हमें मतलब इसके जो छोटे लाभ नहीं होने चाहिए थे, हमें इसके ना
टन के हिसाब से इसकी उत्पाद होने चाहिए थे, जिससे क्या हो, जो हमारी जरूरतें हैं वो पूरी हो जाए। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जैव विविधता में कमी हुई, क्योंकि पारंपरिक बहुफसली खेती की जगह कुछ चुनिंदा फसलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा। मिट्टी की उर्वरता घटने लगी, क्योंकि रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग हुआ। पानी की खपत बढ़ी, क्योंकि जो हाइब्रिड बीज हैं इनका अधिक सिंचाई की आवश्यकता थी, इससे पानी की खत्म हो गई, पानी की खपत कम हो गई। पारिस्थितिक असंतुलन पैदा हुआ, क्योंकि कीटनाशकों ने प्राकृतिक शत्रु जीवों को नष्ट कर दिया। प्राकृतिक आपदाएं समाज में किसको बढ़ाती हैं, 326। तो यहाँ जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका सामाजिक अव्यवस्था को। प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात समाज में सामान्य जीवन क्रम को बाधित करती है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में जो बाढ़ आई थी, ये इसका ताजा उदाहरण है। इनके कारण आर्थिक गतिविधियां रुक जाती हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, विस्थापन और बेरोजगारी बढ़ती है। परिणाम स्वरूप समाज में सामाजिक अव्यवस्था उत्पन्न होती है। यद्यपि कभी कभी आपदाएं सामूहिक सहयोग और शक्तियों को भी बढ़ावा देती हैं, लेकिन उनका सबसे प्रत्यक्ष और व्यापक प्रभाव अव्यवस्था के रूप में सामने आता है। फिर है जी प्रश्न 327। इको फेमिनिज्म किस संबंध पर आधारित है। इको फेमिनिज्म प्रकृति और राज्य, प्रकृति और पूंजी, प्रकृति और महिलाओं के दमन का संबंध, प्रकृति और जाति। तो सही हो जाएगा आपका प्रकृति और महिलाओं के दमन का संबंध। इको फेमिनिज्म एक विचारधारा है जो यह मानती है कि महिलाओं के दमन और प्रकृति के शोषण के बीच गहरा संबंध है। यह दृष्टिकोण, अब देखिए, खैर बाद में बताता हूँ, चलिए बता ही देता हूँ। धरती को क्या माना जाता है, माँ माना जाता है। ठीक है, तो इसी से आप रिलेट कर सकते हैं अगर कभी प्रश्न पूछा जाएगा तो। आगे क्या है, यह दृष्टिकोण बताता है कि जिस तरह से पितृ सत्तात्मक समाज महिलाओं को दबाता है, उसी तरह से वह प्रकृति और पर्यावरण का भी शोषण करता है। क्योंकि जो शोषण की प्रवृत्ति है ये मानी जाती है पितृ सत्तात्मक सत्ता में ज्यादा होती है। ठीक है, मेल में इस चीज का एक तरह से माना जाता है कि ज्यादा जोर रहता है दबाने का। आगे देखिए, इकोफेमिनिज्म का उद्देश्य है महिलाओं और प्रकृति दोनों के प्रति न्यायपूर्ण और सम्मानजनक दृष्टिकोण विकसित करना। यह आंदोलन पर्यावरणीय संकटों को केवल तकनीकी या आर्थिक समस्याएं नहीं मानता, बल्कि उन्हें सामाजिक असमानता और लैंगिक दमन से जोड़कर देखता है। फिर 328, सतत विकास लक्ष्य कुल कितने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये कितने हैं, 17। कौन कौन से हैं ये भी देखेंगे हम। संयुक्त राष्ट्र ने 2015 में सतत विकास लक्ष्य को अपनाया और इनकी कुल संख्या 17 मानी है और इन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय तीनों आयामों को कवर करते हैं। कौन कौन से आयाम है, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय। मुख्य उदाहरण देखिए इसके, यहाँ तो छोड़ दीजिए, आगे मैं ढंग से बताऊंगा आपको। अब देखना, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2015 में 17 सतत विकास लक्ष्यों को अपनाया, जिन्हें 2030 तक, ये तो हो गई चीजें। अब जो हमारे 17 SDGs हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये कौन कौन से हैं। पहला है नो पॉवर्टी, गरीबी का अंत, सभी प्रकार की गरीबी का उन्मूलन करना। भुखमरी का अंत, जीरो हंगर, खाद्य सुरक्षा और पोषण सुनिश्चित करना। अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, गुड हेल्थ एंड वेल बींग, सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन, समावेशी और समान शिक्षा। फिर देखिए लैंगिक समानता, जेंडर इक्वेलिटी, महिलाओं और पुरुषों के लिए समान अधिकार। फिर है 6 स्वच्छ जल और स्वच्छता, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता। सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा तक पहुंच। ये इसके जो ना उद्देश्य भी बता रहा हूँ, साथ साथ में याद रखना आपने।
आगे देखिए क्या है, सम्मानजनक कार्य और आर्थिक वृद्धि, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, रोजगार और सतत आर्थिक विकास। अगला देखिए, उद्योग नवाचार आधारभूत संरचना, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, टिकाऊ औद्योगिकरण और नवाचार। अब देखिए, असमानताओं की कमी मतलब देशों और समाजों के भीतर असमानता घटाना, सतत शहर और समुदाय, सुरक्षित और टिकाऊ नगरीकरण, जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन, संसाधनों का टिकाऊ उपयोग, जलवायु कार्यवाही, जलवायु परिवर्तन से निपटना, जलमंडल जीवन, महासागरों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण, स्थलमंडल जीवन, इसमें है वनों, जैव विविधता और भूमि का संरक्षण, शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं, न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण समाज, लक्ष्यों हेतु साझेदारी, वैश्विक सहयोग और साझेदारी। मैंने बीच बीच में इंग्लिश वाला इसलिए छोड़ दिया क्योंकि बड़ा लंबा लेक्चर हो गया आज का, तो खैर कोई बात नहीं। 329, एंथ्रोपोसीन शब्द किससे संबंधित है? तो जो एंथ्रोपोसीन शब्द है ये होगा जी आपका जलवायु परिवर्तन से संबंधित, ऑप्शन ए सही होगा। एंथ्रोपोसीन शब्द का प्रयोग उस नए भूवैज्ञानिक युग को दर्शाने के लिए किया जाता है जिसमें मानव गतिविधियां पृथ्वी की प्राकृतिक प्रक्रियाओं और पर्यावरण पर निर्णायक प्रभाव डाल रही है। इसमें औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, वनों की कटाई, प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन शामिल है। इसका सबसे बड़ा संकेतक है जलवायु परिवर्तन, जो मानव निर्मित कारकों के कारण तेजी से बढ़ रहा है। इस अवधारणा को वैज्ञानिकों ने प्रस्तावित किया ताकि यह स्पष्ट हो कि अब पृथ्वी का पर्यावरणीय संतुलन केवल प्राकृतिक शक्तियों से नहीं बल्कि मानव क्रियाओं से भी निर्धारित होता है। यहाँ पर देखिए एक मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, आप इसको पढ़ लेना आराम से। पीडीएफ में व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा ना, वहां पर पढ़ लेना आप लोग। जिन्होंने पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है उनको टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा पीडीएफ, ठीक है? तो वो वहां से पढ़ लेना, और जो पेड है उनको व्हाट्सएप में पेड व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिलेगा। जो पेड व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ते हैं उन्हें उन्हें ना जल्दी ही पीडीएफ मिल जाती है। मतलब आज लेक्चर हो गया, सुबह को पीडीएफ सेंड कर देता हूँ। अब देखिए 330, समाज के संदर्भ में संसाधनों की कमी किसको जन्म देती है? सामाजिक, उत्तर तो दिख गया, क्या लंबा चौड़ा खींचू? सामाजिक संघर्ष को। किसको? सामाजिक संघर्ष को। चल भाई, समाज के संदर्भ में संसाधनों की कमी किसको जन्म देती है? सामाजिक संघर्ष। थोड़ी सी व्याख्या है, देखिए। जब समाज में संसाधनों की कमी होती है तो उनका वितरण और उपयोग विवाद का विषय बन जाता है। सीमित संसाधनों पर अलग अलग वर्ग, समुदाय या राष्ट्र अपना अधिकार जताते हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा और संघर्ष उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा ना, जो अमेरिका, रशिया जैसे बड़े बड़े देश है ना, ये किसी संसाधनों पर अपना ही अधिकार जताते हैं। उदाहरण के लिए तेल हो गया, प्राकृतिक खनिज हो गए, कई और चीजें हो गई जो कम मात्रा में होती है, उस पे अपना अधिकार जताते हैं और कहते हैं कि भाई ये इन चीजों पर मत देखो, ये हमारी हैं। ठीक है, समझ चुके होंगे आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ। जल संसाधनों की कमी राज्यों या देशों के बीच जल विवाद करती है, और भूमि और वन संसाधनों की कमी आदिवासी बनाम औद्योगिक हितों का संघर्ष है। ऊर्जा संसाधनों की कमी वैश्विक स्तर पर तेल और गैस के लिए संघर्ष है। इसलिए संसाधनों की कमी का सबसे बड़ा सामाजिक परिणाम सामाजिक संघर्ष होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, हो गया कंप्लीट। लगभग 30 प्रश्न हमने देखे। जो फैक्ट्स की बात करें तो 100+ क्वेश्चन आज की वीडियो में हमारे हो चुके हैं। जो नहीं आते थे अवश्य अपनी कॉपी पे नोट किए होंगे आपने। बाकी अब यहाँ पर अपने वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया होगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। क्या है एक और बात, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना तो साथ में जो बेल आइकन दिया होता है उसको प्रेस करना है। ठीक है, उसमें जो नोटिफिकेशन को ऑन रखना है, क्योंकि जब भी हमारी वीडियो आपको आएगी तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। नॉर्मली सब्सक्राइब करके नहीं रखना है, बेल आइकन भी प्रेस करना है ढंग से कि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसी के साथ साथ हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। समय समय पर इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पर आपको सेंड की जाती है स्टडी हेतु। बाकी आप लोग अंत तक बने, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, बाय बाय।